Today we are going to start the chapter name is about the cell. Cell is a basic structure जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही क्लियरली, और उसके अंदर वेटेज बात करूँगा कि कौन कौन सी आएगी उसके अंदर, कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या आएगा उसके अंदर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बात होगी इसके अंदर, ठीक है, और उसमें से क्या स्ट्रक्चर में कैसे दिखता है, हाउ इट लुक्स लाइक, उसके अंदर मैं बात करूँगा कि क्या क्या इसके अंदर है कंपोनेंट, उसकी फंक्शन क्या है वो मैं बात करने वाला हूँ इसके अंदर, कि किस तरह से ये इसको एलोबरेट करती है, सेल का जो कनेक्शन है आपका सेल बायो से कैसे है, और हो सकता है जेनेटिक्स से कैसे हो सकता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कैसे हो सकता है, हर तरह का जो कनेक्शन बात होगी इसके अंदर वो मैं आपको साइड बाय साइड बताते जाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बात करने वाला हूँ। सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ, जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर बात करूंगा, और स्ट्रक्चर्स रिलेटेड विद सेल की बात करूंगा इसके अंदर, सेल थ्योरी बात करने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि क्या बात होती है इसमें, सबसे बड़ी चीज़ कि इसके अंदर कि एक आरबीसी भी एक सेल है, आरबीसी भी एक सेल है जिसके अंदर बात होती है कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है। ये आरबीसी मिलेगा आपका लिविंग के अंदर मिलते हैं मोस्टली, मतलब एनिमल के अंदर बात हो रही है। और अगर सीव ट्यूब हम बात करते हैं तो प्लांट के अंदर मिलती है। प्लांट में जो बात होती है उसके अंदर कि किस तरह से वो आपका सेल सीव ट्यूब जो होगा, फ्लोएम का जो पार्ट होता है उसके अंदर वो किस तरह से वहाँ से वाटर कंडक्ट करेगा उसको आपका फोटोसिंथेसिस के बाद, तो वो बात होती है सीव ट्यूब के अंदर। दीज आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ सीव ट्यूब इन प्लांट्स, दैट मीन्स बॉटनी के अंदर बात कर रहा हूँ, ये आपका ज़ूलॉजी के अंदर बात हो रही है। तो दोनों में सेल का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है इसके अंदर, और वेटेज भी बहुत ही बिग है इसकी, ठीक है। बहुत से सेल ऐसे भी होते हैं जो कॉलम की तरह का शेप के फॉर्म में अटैच होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियाई ऑन देम, ठीक है। उनके अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा, उसके अराउंड में क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगी। तो कहने का मेरा मतलब है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बात कर सकते हैं हम, जिसको हम बात कर सकते हैं कि सेल जो होगा सबसे पहले जो उसकी डिस्कवरी करने वाला जो नाम आता है वो एक्चुअली आता है उसके अंदर रॉबर्ट हुक का नाम आता है उसके अंदर। कौन सा? रॉबर्ट हुक का नाम आता है उसके अंदर, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया था, एक्चुअली म्यूजियम, नाम सुना होगा ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर, ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन जो कि उसके अंदर सिचुएटेड है। तो वहां से सबसे पहले उसने एज ए क्यूरेटर के फॉर्म में, मतलब कहने का मतलब है कि माइक्रोस्कोप का जो देख रेख करता है उसको, और मतलब लुकर हो, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो वो काम करता था, जैसे उसको कॉर्क सेल मिला था प्लांट के अंदर, सेक्शन कट हुई थी, तो इस तरह से सिंपल बात, कहीं कॉलम की तरह मिला था, कहीं सीव ट्यूब मिला था उसको। तो इस तरह से आपका डेट जो सेल्स थी, जो कॉर्क, उससे इसको आइसोलेट करके बताया था। जो सेंट्रली जो एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलती है, तो उसमें से जो आता है एंटोनी वैन लीवेनहॉक का नाम आता है उसके अंदर, एंटोनी वैन लीवेनहॉक, एनिमल सेल का डिस्कवरी। अब प्लांट सेल के अंदर जो बात होती है उसके अंदर वो डिफरेंट तरह नेगेली के नाम आता है उसके अंदर, राइट। तो कहने के मेरा मतलब है कि सेल के अंदर पर्टिकुलर जो न्यूक्लियस होगी उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल फुल्ली समअप होता है उसके अंदर। समअप कहने का मतलब क्रोमोसोम होगा उसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल्स होगी, जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा उसके अंदर, आरएनए होगा उसके अंदर, और दोनों के सरफेस पे क्या होगा, जीन्स से लोकेटेड होगी, और जीन्स के बेसिस पे क्या होगा कि मोस्टली कैरेक्टर को वहां पे बेसिस पे ट्रांसफर करने की बात होती है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो सेंट्रली प्लेस्ड होगा एनिमल में, लेकिन प्लांट में पेरिफेरली हो सकता है, एसेंट्रिकली हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अ पर्टिकुलर सेल, चाहे एनिमल सेल का हो चाहे प्लांट सेल का हो, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज मिलती है उसमें, ठीक है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं इसमें कि प्लांट सेल के अंदर मिलती है बहुत, एनिमल और प्लांट सेल का जो आपका दोनों में डिफरेंसेस बात करते हैं, वो आपका मेन डिफरेंस है सबसे पहले प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स अगर प्रेजेंट होगी तो ओनली वो प्लांट सेल्स होगा, एनिमल सेल के अंदर टोटली ये प्लास्टिड्स होती नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो एक्चुअली प्लांट सेल के बेसिस पे ही होगा, एनिमल सेल में ये परफॉर्म करने की एबिलिटी नहीं के बराबर होती है, राइट। दूसरा जो डिफरेंस एनिमल और प्लांट सेल के अंदर जो डिफरेंस आती है वो आपका सेंट्रियोल की बात होती है। तो सेंट्रियोल केवल मिलेगा आपका एनिमल सेल के अंदर, जो कि सेल को डिवाइड करने के लिए, सेल को सिंपल डिवाइड करने के लिए अपने आप को तैयार करता है वहां पे, और उसके बाद फर्दर में उसका डिवीजन, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, ये सब टोटली चीज उसके उसी के बेसिस पे होती है। दूसरा एक और डिफरेंस है इसके अंदर एनिमल और प्लांट्स के बीच में कि प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है वो बिगर होता है, प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होगा वो बिगर होगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल के अंदर, जो आप यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ वो ऑलरेडी क्या है, स्मॉलर है इसके अंदर, ठीक है। और सब बेसिक कंपोनेंट इसके सिमिलर होती है इसके अंदर। दूसरा एक और बात होती है इसमें डिफरेंस, सेल वॉल आपका प्लांट सेल के अंदर मिलेगी, लेकिन एनिमल में कहीं पर भी सेल वॉल आपको दिखेगा नहीं उसके अंदर, राइट, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैं
सेंट्रली जो मैं शो किया हूं इसके अंदर, सेंट्रली जो मैं शो किया हूं उसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसके अंदर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फुल्ली कॉइलिंग दिख रहा है उसके चारों तरफ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। क्रोमैटिन फाइबर किसके अंदर है? क्रोमोसोम के अंदर है। किसके अंदर है? क्रोमोसोम के अंदर है। और उसको जो क्रोमैटिन जो नाम देने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम था फ्लेमिंग, राइट, फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग ने बताया था उसके अंदर कि डीएनए भी होती है, आरएनए भी होती है, प्रोटीन्स भी होती है और जीन्स भी उसके सरफेस भी होती है। ये सब बात होती है जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे, कहने का मतलब मॉलिक्यूलर बायो के बेसिस पे, सेल बायो का कनेक्शन, राइट। इसी तरीके से जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसमें, इसको बोलते हैं एनिमल सेल के अंदर जो आपका यूकैरियोट्स है उसमें से मिलेगा आपका कौन सा? आपका 80S मिलते हैं, राइबोसोम मिलते हैं, 80S। एस कहने के मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और इसके दो सब यूनिट मिलती है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, सेकेंड के बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं। तो लार्जर जो सब यूनिट होती है उसके अंदर एक्चुअली हम यूज करते हैं 60S यूज करते हैं उसके अंदर, स्मॉलर के अंदर यूज करते हैं 40S यूज करते हैं उसके अंदर। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो एक्चुअली हम बोलते हैं 80S बोलते हैं। लेकिन आपको जनरली क्या क्वेश्चन यही अराइज होती है कि 60 + 40 = 100 होने चाहिए, लेकिन हम 80 क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्या रीजन उसके पीछे? रीजन यही है उसके साथ में, क्योंकि उसके साथ में मैग्नीशियम आयन होती है। अब मैग्नीशियम आयन जो होती है उसके बेसिस पे क्या होगा कि मैक्सिमम वो रिड्यूस करने की जो साइज होती है वो एबिलिटी उसके अंदर मिलती है। मतलब एज एक्टिंग एज अ कोफैक्टर के प्रेजेंस में क्या होगा, फाइनली उसके साइज रिड्यूस हो चुकी होती है। आपने देखा होगा कोई पेन होती है, फाइनली उसमें कैप होता है, तो उन दोनों का जो लेंथ अलग अलग होता है, राइट। उनके बेसिस पे क्या होता है, जब दोनों को अटैच कर चुके होते हैं फाइनली, तो क्या साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती है। तो ये रिड्यूस करने की जो मैकेनिज्म है वो एक्चुअली राइबोसोम के अंदर मिलती है। राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं उसको। प्रोटीन फॉर्मेशन करवाता है, किसके बेसिस पे कराएगा? RER के बेसिस पे कराता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर तो 70S राइबोसोम मिलती है उसके अंदर। 70S कहने का मतलब क्या है इसका? 70S कहने का दो उसका सब यूनिट है उसके अंदर। एक को बोलते हैं 50S जो लार्जेस्ट सब यूनिट है, स्मॉलर को बोलते हैं 30S। तो 50 + 30 मिला के फिर भी 80 हो रहा है, फिर भी हम 70 बोल रहे हैं। तो रीजन उसके साथ में Mg++ एक्टिंग एज अ कोफैक्टर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि साइज रिड्यूस करने की एबिलिटी उसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये सब बात होगा। कौन सा हम बात किया? मैंने राइबोसोम की बात कर रहा था। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। तो मेरे कहने का मतलब है कि राइबोसोम में कोई भी तरह का कवरिंग नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके अंदर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली बोली जाती है उसके अंदर। कहने का मतलब है चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, उन दोनों के अंदर सेल ऑर्गेनेली मिलती है उसके अंदर। जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ इसके अंदर, ये मैं शो कर रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये मैं शो कर रहा हूँ इसके अंदर कौन सा? एक्चुअली यूज कर रहा हूँ आपका गोल्गी बॉडी यूज कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ कंपोनेंट यूज होती है इसके अंदर। एक आपका वेसिकल से दिखा रहा हूँ, स्मॉलर, बिगर, कोटेड कहने के मतलब उसके अंदर फिलअप है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो आपका वेसिकल्स बात होगी, इन दोनों के स्पेस के बीच में बात होगा, उसको बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं उसको, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं इसके अंदर कि जो आपका गोल्गी बॉडी है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैफिक लाइट ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्रैफिक लाइट ऑफ द सेल भी बोलते हैं। थर्डली इसके अंदर जो ये मैं शो कर रहा हूं इसको बोलते हैं एटलिस्ट कि कैसे उसके अंदर आपका अरेंज होगा आपका क्रोमोसोमल पार्ट। हो सकता है उसमें सेंट्रियोल हो सकता है उसके अंदर, अगर हम बात कर सकते हैं तो डुप्लीकेट करने की जो पावर होती है, रेप्लिकेट करने की जो पावर होती है, वो आपका यूकैरियोट्स में ज़्यादा देखने को मिली है, प्रोकैरियोट में कम होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं जो मैं सर्कुल जो छोटे छोटे से पॉइंट्स में शो कर रहा हूँ। इसके अंदर आपका मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा मैं इसके अंदर मैं एक और बात करूंगा इसके अंदर कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी ट्यूब्यूल्स भी होती है, वेसिकल्स भी होती है और सिस्टर्नी होता है उसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मेरे मतलब है ये यूकैरियोटिक सेल्स हो गया। एनिमल सेल कौन सा हो गया? यूकैरियोटिक। प्लांट सेल कौन सा हो गया? यूकैरियोटिक, जिसके अंदर लार्जर वैक्यूल्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर, ठीक है ना। और दूसरा नंबर एक और होता है उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंस उसमें ज्यादा होती है प्लांट्स वाले में, लेकिन एनिमल वाले में एकदम नहीं के बराबर होती है। नहीं के बराबर कहने का मतलब एब्सेंट होगा उसके अंदर, राइट। तो ये थे खास करके जो मैंने बोला एनिमल और प्लांट के रिगार्डिंग बोला। सेल की जो बात होती है उसके अंदर कि सेल स्पेसिफिक जो परफॉर्म करेगा कोई भी तरह का फंक्शन के लिए। फंक्शन किस तरह से कर सकता है? कोई भी तरह का कैरेक्टर को ट्रांसफर करना होगा, किससे? पेरेंट से हो सकता है, और उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी होती है वो करने वाला होगा न्यूक्लियस के जो अंदर पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा? डीएनए बात करते हैं उसमें। तो डीएनए एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल्स इन केस ऑफ ओनली ह्यूमन बीइंग बात करते हैं उसमें।
कहने का मेरा मतलब है कि अगर डीएनए नहीं होगा तो कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं हो सकता। कहां से कहां? पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर, उसके सरफेस पे क्या होती है? जीन्स होती है। तो उस कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होती है उसके अंदर, ठीक है। तो मेरे कहने का मेरा मतलब है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पॉइंट जिसके अंदर बात होती है, रुडोल्फ विर्चॉ का नाम आता है। उसने बताया था कि सेल जो बनेगा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनना चाहिए, मतलब सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहने का मतलब है कि अगर न्यू सेल की फॉर्मेशन हो रही है तो उससे पहले क्या आना चाहिए? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आनी जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए रुडोल्फ विर्चॉ ने 1855 के अंदर बताया था उसने, ठीक है, सेल के रिगार्डिंग। दूसरा एक और जानना है इसमें कि सबसे लार्जेस्ट जो सेल्स बात होती है उसके अंदर, वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। ऑस्ट्रिच जो एक बर्ड है, राइट, फ्लाइटलेस है लेकिन फ्लाई नहीं कर सकता, उसकी जो एग होती है एटलीस्ट 1.5 से लेके एक्चुअली 2 kg का उसका वेट होता है एटलीस्ट। तो सबसे लार्जेस्ट सेल उसी की बात होती है उसमें। अगर लॉन्गेस्ट की नाम आती है तो उसमें से हम बात करते हैं ह्यूमन का जो नर्व सेल्स है, न्यूरॉन बात होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से बात होगी। और इसी तरह अगर स्मॉलेस्ट का नाम आता है तो PPLO नाम आता है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसका एक और नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसका जो साइज होता है वो एक्चुअली 0.1 माइक्रोन के अंदर होता है, 0.1 माइक्रोन के अंदर होती है। इसी तरीके से बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो आपका 0.2 माइक्रोन बात करते हैं उसके अंदर, ठीक है, टिपिकल बैक्टीरिया। इसी तरीके से वायरसेस के अंदर जो साइज होती है 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर के अंदर होती है उसकी साइज। इसी तरीके से यूकैरियोट्स में अगर हम बात करते हैं, चाहे एनिमल या प्लांट सेल के अंदर, तो उसमें 10 to 20 माइक्रोन उसकी साइज होती है उसके अंदर। तो सेल जो वेरी करेगा साइज के बेसिस पे, प्रोकैरियोट्स में अलग होगा, यूकैरियोट्स के अंदर अलग होगी, ठीक है। तो इसमें कहना ही मैं यही चाह रहा हूं कि सेल जो होगा सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रोसेस करेगी, कि अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बेसिस कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकता है। तो सबसे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसका कनेक्शन मॉलिक्यूलर बेसिस पे बात हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजिकल बेसिस पे बात हो सकती है, और जितने तरह का एप्लीकेशन है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक और पॉइंट कहना चाहूंगा इसके अंदर कि एनिमल और प्लांट सेल का तो पहले फर्स्ट डिफरेंस मैंने कर चुका था। अब मैं बात करूंगा इसके अंदर कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनमें क्या डिफरेंशिएशन होती है। सबसे पहले चीज इसके अंदर बात होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस हाईली डेवलप्ड नहीं होता और यूकैरियोटिक के अंदर हाईली डेवलप्ड न्यूक्लियस होती है, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या आती है इसके अंदर कि यूकैरियोटिक के अंदर सबसे बड़ी चीज, यूकैरियोटिक के अंदर जितने भी तरह का सेल ऑर्गेनेली मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें, पेरोक्सिसोम की बात कर लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें, गोल्गी बॉडी की बात कर लें, न्यूक्लियस की बात करें, ये सबको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। किसमें मिलेगा? यूकैरियोट्स में मिलती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये टोटली एब्सेंट होती है, ठीक है। थर्ड, इसको जो आउट डिफरेंस हम बात कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 और 2 ही होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मिनिमम 2, मैक्सिमम मोर देन 2 होते हैं उसके अंदर, राइट। इसी तरीके से जो आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर बात होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत ही कम होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन एक और बात होती है कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो आपका प्रिमिटिव होंगे, लेकिन यूकैरियोट जो होंगे वो आपका एडवांस्ड होते हैं। ये डिफरेंसेस हैं इन बिटवीन। अगर हम बात कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, एक और डिफरेंस इसके अंदर बात होती है कि राइबोसोम के बेसिस पे 70s राइबोसोम मोस्टली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। और अगर हम बात कर सकते हैं इसके दूसरे में कि इन यूकैरियोटिक सेल्स 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जहां हमने पहले इसमें डिस्कस कर चुका था कि 70s के कौन कौन से कंपोनेंट है और 80s का कौन कौन से कंपोनेंट है, जिसके बेसिस पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती रहती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि किस तरह से हम इसको हम एलाबोरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूं उसमें सेल थ्योरी बात करेंगे इसके अंदर, कि क्या क्या उसमें कौन दिया था, क्या मेन फीचर्स थे। तो सेल थ्योरी में बात करने वाला हूं इसके बेसिस पे, ओके। जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेल के रिगार्डिंग कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास करके एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और इसमें आपका नीट में भी बहुत ज़्यादा पूछ गई है। वो पॉइंट्स में इसके अंदर मैं लिखा है, वो क्या है इसके अंदर, रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर सेल की डिस्कवरी किया था, ठीक है, वो भी कॉर्क सेल से किया था, राइट। सेकेंड मैंने लिखा है रुडोल्फ विर्चॉ या आर विर्चॉ भी बोलते हैं इसको, इसके अंदर 1885 के अंदर बताया था कि कोई भी सेल न्यू सेल बनेगा वो आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से सेल वहां पे होना जरूरी है, ये बोला था उसने, ठीक है। थर्ड बोला था उसने फ्लेमिंग की बात होती थी किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमैटिन फाइबर का नाम इसने दिया था कि
न्यूक्लियस के अंदर बहुत तरह का जेनेटिक मटेरियल्स मिलता है, डीएनए भी मिलता है और आरएनए भी मिलता है। लेकिन ह्यूमन में डीएनए, प्लांट के केस के अंदर जितने भी होते हैं प्लांट वायरसेस होते हैं, आरएनए एक्टिंग एज ए जेनेटिक मटेरियल्स। एक और लिखा है इसके अंदर रॉबर्ट ब्राउन, जो कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करने का जो क्रेडिट जाता है वो प्लांट किया था, ऑर्किड प्लांट के अंदर किया था सबसे ज़्यादा, और इसी का भी डिस्कवरी सबसे अच्छा माना जाता है। अगर बात करते हो एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो एंटोनी वैन लीवेनहॉक आरबीसी ऑफ फिश के अंदर किया था, आरबीसी ऑफ फिश के अंदर किया था। ठीक है, ये सब बात किया मैंने, रॉबर्ट ब्राउन की बात की मैंने, किसकी बात की मैंने, रॉबर्ट ब्राउन की बात किया, जो आपका न्यूक्लियस के जो डिस्कवरी करने का जो क्रेडिट जाता है इनको। इसी तरीके से फोंटाना है, न्यूक्लियस के अंदर जो फुल्ली प्रोटीन की जो फॉर्मेशंस होती हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं, उसको जो डिस्कवरी करने का जो क्रेडिट जाता है वो फोंटाना का नाम आता है, राइट, किसी और का नाम नहीं आता। एक और बात होती है कि सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसमें सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी कहने को दो साइंटिस्ट इसके अंदर, एक स्क्लिडिन एंड स्वान करके लिखा मैंने, एक आपका बॉटनिस्ट है, एक आपका जोलॉजिस्ट है। मतलब बॉटनी का जो स्पेशलिस्ट है उसको बॉटनिस्ट बोलते हैं, और जो जोलॉजिस्ट का स्पेशलिस्ट जोलॉजी का होगा उसको जोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन दोनों ने 1838 से लेकर 1839 के बीच सेल थ्योरी एक प्रपोज करके बताया था, या सेल डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं इसको, जिसके मेन फीचर्स है वो 2-3 तरह का पॉइंट्स है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बताइए ये था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वो एक्चुअली सेल से बना है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे मेन पॉइंट होता है वो, ठीक है, बेस होता है वो। सेकेंड पॉइंट बोला था उसने कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल अगर न्यू सेल बन रही है तो मतलब है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल होना जरूरी है उसके साथ में। अगर प्री एग्जिस्टिंग सेल नहीं होगी, न्यू सेल की फॉर्मेशन हरगिज नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। और वो भी न्यू सेल कब बनेगा, तो सेल डिवाइड करने की एबिलिटी होनी जरूरी है। कहने का मेरा मतलब है कि वहां पे माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, जरूरत पड़ेगा तो ए माइटोसिस भी जरूरत होती है उसके अंदर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये 2 पॉइंट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। फर्स्ट मैंने क्या बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पॉइंट है इसका, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब क्या होगा, कहने का मतलब है, इसको दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं हम ओमनिस सेलुला ई सेलुला भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब है कि कोई भी न्यू सेल अगर बन रही है तो प्री एग्जिस्टिंग सेल वहां पे होना जरूरी है, तभी जाके उसके प्रॉपर डिविजन्स होगी, कट होगा, उसके बाद डिवाइड करेगा, तब उसके बाद न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी। मतलब सिंगल सेल से 2 सेल की फॉर्मेशन, 2 से 4 सेल की फॉर्मेशन एंड सो ऑन, इस तरह उसकी डिविजन्स होती रहती है, जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, सेल डिवीजन भी बोलते हैं, राइट। वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सेल थ्योरी सबके लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन एक्सेप्शन है इसका, वायरस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। वायरस के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि उसका ए सेलुलर होता है, मतलब सेल होता ही नहीं है वहां पे। अब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर मोस्टली सेल तो होते ही हैं, और सेल है तो मतलब है कि उसके अंदर टोटल न्यूक्लियस मिलेगा, उसके जितने जेनेटिक मटेरियल्स हैं, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके जितने भी मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होती है, ठीक है, एक्सेप्ट अगर बात कर सकते हो तो न्यूक्लियस को छोड़ के, ठीक है। तो ये सब मिलेंगे उसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर मिलते हैं। तो मेरे कहने का मेरा मतलब है कि वायरस के अंदर ए सेलुलर इसलिए बोला गया, ए मीन्स एब्सेंट, एब्सेंट मतलब वहां पे सिंपल सेल होगी ही नहीं, इसलिए वायरस के केस के अंदर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। दूसरा ये जानना था इसके अंदर कि अगर वायरस है तो उसके स्टडी को आपको जानना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी बोलते हैं उसको, और जो उसका स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे हम बॉटनी का स्पेशलिस्ट को बोलते हैं बॉटनिस्ट बोलते हैं, जोलॉजी का स्पेशलिस्ट को बोलते हैं जोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सपोज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है कि कुछ बायोलॉजी के जो जानकार है उसको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपको जानना पड़ेगा वायरस भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिकल एग्जांपल्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका वायरस भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है, उसके अंदर फंगस भी आता है, उसके अंदर और भी तरह PPLO भी आता है उसके अंदर। तो ये सब आपका एक क्राइटेरिया है जहाँ पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से ये यूज़ हो सकती है हमारे साथ, ठीक है ना। तो दूसरा सेल के अंदर जो बात होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का कुछ स्पेसिफिक बात करना चाहेंगे इसके अंदर कि ये तो मैंने बेसिक बात किया, अब मैं बात करने वाला हूँ इसके अंदर कुछ अलग तरीके से बात, जो डिस्टिंक्शन खास करके जो फीचर्स मिलते हैं जो यूकैरियोट्स में मिलता ही नहीं है, राइट। तो यूकैरियोट्स में मिलेगा कौन कौन सा नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर, बैक्टीरिया, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल है, उसी के बेसिस पे बात करने वाला हूँ। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उसमें सबसे पहले जानना है कि उसमें बैक्टीरिया में क्या क्या होता है। तो बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग, मतलब सिंपल कहने को उसका बॉडी पार्ट 3 तरह का लेयर से मिलकर बना होता है।
फर्स्ट जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलेंगे उसको? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड लेयर को हम लोग बोलते हैं उसके अंदर एक्चुअली सेल वॉल बोलते हैं उसको। थर्ड लेयर को हम लोग बोलते हैं उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको रिकैपिचुलेट कर रहा हूं। आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकोकैलिक्स। इनर लेयर को हम उसमें मिडिल लेयर को हम लोग उसको बोलते हैं कौन सा? सेल वॉल। और इसमें इनर जो लेयर होगा उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबका अलग अलग फंक्शन है। तो ग्लाइकोकैलिक्स स्पीसीज टू स्पीसीज वो वेरी करता है, हर इसकी बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके के मिलते हैं, ठीक है। तो कहने कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो आपका सेल वॉल जो होती है या सेल एनवेलप होते हैं उसके कुछ डिफरेंशिएशन है, उसके बेसिस पे इसको यहाँ पे ग्राम क्रिश्चियन, इसको बोलते हैं क्रिश्चियन ग्राम ने खास करके डिस्कवरी करके बताया था 2 तरह का बैक्टीरिया होता है, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव उसको बोलते हैं जो अपने अंदर ब्लू कलर, जब हम स्टेनिंग करते हैं खास एसीटोन से तो ब्लू कलर अपने अंदर रिटेन करने की एबिलिटी रखता हो तो उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। लेकिन जिसके स्टेन करने के बाद भी उसके अंदर ब्लू कलर होता नहीं है, मतलब दूसरा कलर मिले, कलरलेस मिलता है, उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। इन दोनों में सबसे जो टॉक्सिक है वो ग्राम नेगेटिव है। कौन सा? ग्राम नेगेटिव हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, याद रखिएगा इसको। एग्जाम्पल अगर बात करना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं आप कि टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसके अंदर ग्राम नेगेटिव फ्लैजेलम मिलते हैं उसके अंदर। ग्राम नेगेटिव कहने का मतलब है कि उसके अंदर ब्लू कलर होगा ही नहीं, ठीक है। और उसको किलिंग करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैं किसकी बात कर रहा था? टोटली मैं ग्लाइकोकैलिक्स के विषय में बात कर रहा था। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अगर हार्ड मिलता हो, हार्ड लेयर मिलेगा उसको कैप्सूल बोलते हैं। किसी में ये आपका सॉफ्ट लेयर मिलता है उसको बोलते हैं स्लीम लेयर, SLIME, स्लीम लेयर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेल वॉल क्या करता है, सेल के अंदर उसकी पर्टिकुलर जो शेप होती है, चाहे सर्कुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, ठीक है, सबको ये मेंटेन करने का काम कर सकता है। तो बैक्टीरिया में जो शेप होती है, शेप की अलग अलग तरीके से बात होती है। अगर सपोज कि जिसमें रॉड शेप है तो सिंपल अगर रॉड शेप हो सकता है उसके अंदर, स्फेरिकल हो सकता है, स्फेरिकल को हम कॉकस बोलते हैं, रॉड शेप को अगर बोल सकते हैं बैसिलस बोल सकते हैं। कॉमा शेप है तो उसको हम बोलेंगे कौन सा? डायरेक्टली उसको बात कर सकते हैं कॉमा के अंदर, विब्रियो बात कर सकते हैं उसके अंदर। और इस बात करें इसमें स्पाइरलम, मतलब स्पाइरल अगर शेप मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्पाइरल शेप की बात करेंगे। ये 4 कैटेगरी है बैक्टीरिया का। फर्स्ट मैंने कौन सा बोला? बैसिलस, ठीक है। बैसिलस के अंदर, कॉकस के अंदर बोला मैंने, कॉमा शेप की बात किया, एक और मैंने लास्ट में बोला स्पाइरलम की बात किया। ये सब बैक्टीरिया के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसमें। एक और मैं बात करूंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम होता है सेलेक्टिवली परमेबल होता है, जिसको जरूरत है, जिसको उसके साथ में परमिट होने के पोर्स होती है, साइज होती है ना, उसके बेसिस वो आपको एंट्री करने के वहां पे वे प्रोवाइड करता है, राइट। तो सेलेक्टिवली परमेबल होगा वो, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिबल होगा, जिसको सेलेक्ट करेगा वही अंदर आ सकता है, जिसको सेलेक्ट नहीं करेगा वो अंदर नहीं आ सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है, ये फंक्शन में बात की किसकी, जो मैंने बात की इसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की मैंने। अब मैं देखना था ये कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर कुछ फोल्डिंग मिलते हैं, इस तरह से फोल्डिंग मिलते हैं, इनवेजिनेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। कुछ डिप्रेशन मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीजोजोम बोलते हैं। मीजोजोम ओनली प्रोकैरियोट्स में मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मीजोजोम के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं हम उसके अंदर वेजिकल्स, लैमेली होते हैं उसके अंदर, वेजिकल्स होगा, लैमेली होगा, और उसके अंदर एक और मिक्स्ड आपका कंपाउंड्स भी मिलते हैं उसके अंदर। ये 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं और इनके मिलने के बाद उसका कुछ काम है, फंक्शनिंग है। फंक्शनिंग क्या क्या है वो है इस तरह से कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करना फर्स्ट, सेकेंड बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करना, ये भी होगा। उसके बाद सेल के अंदर जो सिक्रेशन होती है वो काम करता है उसके अंदर, डाउटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम होगा वो होगा इसके साथ में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है और भी इसके साथ में होती है, जैसे बोलते हैं कोई भी तरह का उसके अंदर सिक्रेशंस है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने की बात होती है, ये आपका जो काम करेगा वो आपका मीजोजोम ही करेगा, जिसके अंदर रेस्पायर करने की पावर ज्यादा होती है, मतलब सेल रेस्पिरेशन में काम आता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो फंक्शनिंग था किसकी मैंने बात की? मीजोजोम की बात की। और इस बैक्टीरिया के अंदर मतलब प्रोकैरियोट्स के साथ में कुछ आपका ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। उसके अंदर कुछ पिकुलियर कैरेक्टर मिलते हैं, मतलब डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर मिलते हैं। वो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर इस तरह से है कि उसके अंदर कुछ पिगमेंट फॉर्मिंग ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। पिगमेंट कहने का मतलब कलर फॉर्मिंग, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। किसके अंदर? क्रोमैटोफोर्स, जिसके बेसिस हर तरह का पिगमेंट मिल सकता है उसके साथ में। ये सबसे यूनिक कैरेक्टर है प्रोकैरियोट्स की। एक और बात होती है कि बैक्टीरिया है ये मोटाइल हो सकता है या नॉन मोटाइल हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? मोटाइल मतलब मूव करने वाला, नॉन मोटाइल कहने का मतलब एक ही जगह स्टेशनरी रहने वाला, राइट।
तो अगर ये मोटाइल होगा तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, अगर ये नॉन मोटाइल है तो क्या क्या हो सकता है। अगर ये मोटाइल होगा तो उसके अंदर फ्लेजेलम होना जरूरी है, जिसके बेसिस पे वो मूव कर सकता है। सपोज हम लोग को मूव करने के लिए लेग चाहिए, उसी तरीके से बैक्टीरिया को मूव करने के लिए फ्लेजेलम चाहिए। तो फ्लेजेलम के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फ्लेजेलम के कितने पार्ट, हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें से फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं उसके अंदर कि फर्स्ट बेसल पार्ट बोलते हैं। सेकंड की बात करते हैं उसके अंदर कि आपका ग्रेन्यूल से बात होती है उसके अंदर। एक और बात होती है उसमें कि फ्लेजेलम को जो मेन काम होगा वो आपका टर्मिनल एंड्स होती है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो शैफ्ट भी बोलते हैं उसके बेसिस पे। सबसे जो बड़ी बात होती है कि ये आपका मूव करने की एबिलिटी रखता है। अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं तो वहां पे क्या होता है, पाइली और फेम्ब्री काम करती है। कौन सा, पाइली और फेम्ब्री काम कर सकती है। और फेम्ब्री कहां पे काम करेगी, जहां पे रॉक सर्फ है, रॉक पत्थर वगैरह स्टोन जहां पे मिलते हैं, रॉक बोलते हैं, वहां पे ये अटैच हो चुका होता है बैक्टीरिया, राइट। तो वहां पे नॉन मोटाइल के अंदर पाइली, PILI, पाइली और फेम्ब्री काम करती है उसको अटैचमेंट करने के लिए, राइट। प्रोकैरियोट्स में एक और पॉइंट होती है उसके अंदर कि इंक्लूजन बॉडीज होती है। इंक्लूजन बॉडी कहने की मतलब जो आपका नॉन डेवलप जो न्यूक्लियस उसका अराउंड में आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वहां पे फ्रीली प्रेजेंट आपका कुछ आपका ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ग्रेन्यूल्स फ्रीली होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंक्लूजन कंपाउंड्स बोलते हैं। इंक्लूजन कंपाउंड्स में कुछ एग्जांपल्स हैं। एक को बोलते हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं उसमें साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, थर्ड को अगर हम बात कर सकते हैं उसके अंदर तो उसमें पर्पल, ब्लू, ग्रीन एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली ये मिलते हैं। तो उसमें से जो गैस वैक्यूल मिलते हैं आपका ब्लू, ग्रीन एंड आपका पर्पल बैक्टीरिया के अंदर मिलती है। ये सबसे डायग्नोस्टिक कैरेक्टर होती है किसकी, इंक्लूजन कंपाउंड्स की बात होती है। और एक और जानना है इसके अंदर लास्ट, जो 70s राइबोसोम जो होगा वो आपका प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। यूकैरियोट्स में मोस्टली आपका 80s में मिलते हैं। एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन है यूकैरियोट्स में कि 2 जगह मिलते हैं। एक्सेप्शन है कि आपका एक को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक को बोलते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये 2 तरह का ऐसे मतलब प्लेसेस हैं यूकैरियोटिक में जहां पे आपका 70s राइबोसोम, ये एक्सेप्शन पॉइंट है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है इसके अंदर कि किस तरह से इसके अंदर यूज हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, खास करके जो मैं बात कर रहा हूं इसमें कि जो आपका सेल का जो फंक्शनिंग है उसका मॉडिफिकेशन है उसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन का, मीजोसोम की मैंने बात की अभी तक, और भी मैंने उसके फंक्शन की बात की मैंने उसके अंदर, उसमें पाइली और फेम्ब्री बात किया मैंने उसके अंदर, इंक्लूजन बॉडीज बात किया, राइबोसोम बात कर चुका उसके अंदर। तो राइबोसोम 2 तरह की बात किया, आपका बिगर एक स्मॉलर बोला था मैंने, ठीक है। तो इस तरह से बात होती है, खास करके स्पेसिफिक तरह का जो बात किया मैंने रिगार्डिंग जो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बैक्टीरिया के अंदर बात किया मैंने, किसके अंदर बात किया मैंने, बैक्टीरिया के अंदर बात किया। ये स्पेसिफिक आपका ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, सब तरह के मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है।